नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आपको 21 जून इस अंतर्राष्ट्रीय छठे योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही में अपने पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सबने घर पे योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम किया होगा और अपने माता पिता को भी योग, आसन, व्यायाम करवाया भी होगा। मैं लगातार क्लास में भी कहता रहता हूँ कि सभी को, विद्यार्थियों के लिए तो खास जरूरी है योग, व्यायाम, प्राणायाम करना, क्योंकि इससे एकाग्रता शक्ति, अपनी जो मानसिक शक्ति है और अपनी जो बुद्धि है वो इससे बढ़ती है और नेगेटिव जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है और पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर तक पहुंचती है। इसलिए शरीर और अपना मन मंदिर है वो शिवालय और देह है देवालय कहलाने लगता है जब हम अच्छे योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अपने शिक्षण विधियों के कुछ एक टॉपिक हुए थे जिसमें शिक्षण सूत्र थे और शिक्षण सूत्र हमने कर लिए थे। एनसीईआरटी के द्वारा प्रदत्त जो 6 सामान्य उद्देश्य थे वो कर लिए थे। आज हम करते हैं संस्कृत के शिक्षण सूत्र। शिक्षण करते हैं सूत्र। कहने को ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसको सूक्ष्म अवलोकन करोगे तो ये सबसे छोटी चीज है। यानी इससे सरल कोई टॉपिक नहीं हो सकता शिक्षण सूत्रों से। और एक प्रश्न इसका निश्चित है, वो आना ही आना है शिक्षण सूत्रों में से। और ये आपकी संस्कृत में नहीं, हिंदी में भी आएंगे, एसएस में भी आपको मिलेंगे, साइकोलॉजी में भी आपको मिलेंगे। किसी के पास सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी आपको मिलेंगे और संस्कृत में ये शिक्षण सूत्र है। देखो, शिक्षण सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का वास्तविक जो अर्थ होता है वो धागा है। यानी कहने का मतलब हो गया पूरे के पूरे शिक्षण को इन्होंने क्या है, धागो पिरोया है। धागों का मतलब हो गया सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ाया है कि किस प्रकार से शिक्षण है वो सरल हो। इसीलिए शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया गया है, शिक्षण सूत्र बताए गए हैं। अब शिक्षण सूत्र कोई रटने वाली बात है नहीं कि रटोगे तो ये लाइन है वो यहां से आ जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये तो केवल समझ की बात है और बहुत शक्ति अपनी काम करनी चाहिए कि इसमें ये पूछना क्या चाहता है। और शिक्षण विधियों का पूरी की पूरी साइकोलॉजी का एक ही निचोड़ है, एक ही तोड़ है कि वो अपने आप हम खुद पे रख ले सारी की सारी चीजें। तो साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां हैं वो झपट जैसी अपने हैं वो समझ में आ जाती है, अपने मन मंदिर, अपने मस्तिष्क में वो समा जाती है। तो सबसे पहले देखिए, सरलात कठिनम प्रति। अब भाई सीधी सी बात है कि शिक्षण है वो कठिन से सरल तो हो नहीं सकता। ये तो हम करवा नहीं सकते कि सबसे पहले कठिन कठिन चीजें करवाएं उसके बाद में सरल सरल चीजें करवाएं, ये नहीं हो सकता। सारी की सारी चीज है, हम जब सीखते हैं भाषा को तो पहले सरल सरल सब सीखते हैं। जैसे आ है, सबसे पहले ऊ बोलते हैं, ये बोलते हैं, फिर माँ बोलते हैं, फिर पा बोलते हैं, फिर पापा बोलते हैं, फिर मम्मा बोलते हैं। तो इस प्रकार के सब देखते हैं और सारी की सारी चीज हैं वो सबसे पहले सरल सरल होती है और उसके बाद में क्या होती है, कठिन होती है। तो कहने का मतलब हो गया, शिक्षण में बालक को भी करवाते समय सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले सरल सरल चीजें, उसके बाद में क्या हो, कठिन हो। अब बात रही केवल संस्कृत भाषा की, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा में हम पहले उच्चारण करवा सकते हैं, स्वरों व्यंजनों का सामान्य ज्ञान करवा सकते हैं, हम मुहावरे सूक्तियों का प्रयोग करवा सकते हैं। तो शिक्षण भवेत, प्रश्न सीधा आता है उठ करके, शिक्षण भवेत, शिक्षण होना चाहिए। हिंदी में आएगा तो शिक्षण होना चाहिए। अगर कहीं साइकोलॉजी में अगर ये प्रश्न आता है तो शिक्षण होना चाहिए। सभी क्लासों पे लागू होता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से लागू होता है कि सरल से किसकी ओर होना चाहिए, कठिन की ओर होना चाहिए। और यही सिद्धांत, यही सूत्र आपके लगता है हम जब स्कूल का टाइम टेबल निर्माण करते हैं, स्कूल का जब समय चक्र बनाया जाता है तब भी ये सिद्धांत लागू होता है, यही सूत्र लागू होता है। कैसे? तो क्योंकि सबसे पहले चीजें हैं वो सरल रूप से वहां पे बच्चों को सिखाई जाती है, उसके बाद में कठिन कठिन चीजों का अवबोध करवाया जाता है, ताकि सरल सरल चीज दे तो वो पूर्व ज्ञान में क्या हो जाता है, तत्पर हो जाता है। उसका ज्ञान है वो एक संक्षिप्त अवस्था तक पहुंच जाता है। उसके बाद में वहां पे कठिन चीजें करवाई चाहिए। अब सीधे सीधे आप कठिन चीजें करवा दोगे तो वो चीजें हैं उसके समझ में आएगी नहीं। इसीलिए सबसे पहले शिक्षणम भवेत, संस्कृत में प्रश्न आएगा कैसे कि शिक्षणम भवेत, शिक्षण कैसे होना चाहिए, तो सरल से कठिनम ति, यानी सरल से किसकी ओर, कठिन की ओर शिक्षण है वो होना चाहिए। सरला कठिनम प्रति, यानी सरल से किसकी ओर होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। सबसे पहले सरल सरल छोटे छोटे वाक्यों से लगा करके अंत में
बाद में कठिन कठिन चीजें हैं वो करवानी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक पार्ट को छोड़ जाते हैं और सीधे आगे की यूनिट का पार्ट पढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब भी ये होता है कि वो आगे की यूनिट में हो सकता है कोई पार्ट है वो सरल हो सकता हो, तो सरल सरल के अनुसार वो कठिन कठिन उसके बाद में कठिन चीजें हैं वो बतलाने का अपने को प्रयास करते हैं, क्योंकि सरल सरल जो चीजें हैं बच्चे के मन मस्तिष्क में मार्क्स बटन पे बहुत जल्दी उतर जाती है और उसके बाद में वो कठिनता से भी अध्ययन कर सकता है। इसके बाद में देखिए ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। अब ये देखो एक चीज थोड़ी सी दिमाग चलने वाली बात है कि इस चीज का हम प्रयोग कहां पे करते थे। ज्ञात और अज्ञात ये आधारित है किस पे? पूर्व ज्ञान पे। एक बार 2016 में यह प्रश्न आया था कि यहाँ पे पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है। पूर्व कक्षा का ज्ञान होता है, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, या किसी और चीज का, या तो में से कोई नहीं। इस प्रकार से एक प्रश्न आया था। अब वहां पे पूर्व ज्ञान का मतलब ये थोड़ी है कि हम पीछे के किसी ज्ञान का उपयोग करेंगे, वहां पे यह तो नहीं हो सकता। पूर्व ज्ञान का मतलब यहां पे होता है पूर्व कक्षा का ज्ञान। देखो ध्यान रखने बात है सर, शिक्षण कैसे होना चाहिए, तब तो आपका उत्तर होगा सरलात् कठिनम प्रति, सरल से किसकी ओर? कठिन की ओर। ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से किसकी ओर? अज्ञात की ओर। ये सूत्र आधारित ही है किस पे? पूर्व ज्ञान पर। पूर्व ज्ञान का मतलब हो गया कि सबसे पहले शिक्षक को ये काम करना चाहिए, शिक्षण शुरू करने से पहले वहां पे जान लेना चाहिए कि वहां पे बच्चा जानता कितना है, इस चीज के बारे में जानता कितना है, वो उसको ज्ञात कितनी है। उसके बाद में उसको वो चीजें बतानी है जो उसके लिए अज्ञात है। आपने देखा होगा बीएड में, या जिसने शिक्षा शास्त्री की है या जिसने बीएसटीसी भी की है, लेसन प्लान किया करते थे, लेसन प्लान हम बनाया करते थे। तो वहां पे पाठ्य योजना में सबसे पहले वर्गीकरण किया करते थे, एक तरफ सामान्य उद्देश्य, एक तरफ उसके विशिष्ट उद्देश्य, फिर ठीक उसके बाद में प्रस्तावना का आयोजन किया जाता था, यानी प्रस्तावना है वो निकाली जाती थी। प्रस्तावना में लगभग 4-5 प्रश्न होते हैं और अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक होता है। वो प्रस्तावना इसी सूत्र पर आधारित थी। प्रस्तावना में क्या पूछा जाता है भाई? प्रस्तावना में प्रश्नों के माध्यम से क्रमबद्ध रख करके पूर्व ज्ञान का ही तो परीक्षण किया जाता है, और उसके बाद में उद्देश्य कथन होता है, जिसे विषय उपस्थापन कहते हैं हम, कि आज हम अमुक यानी इस टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे या उसको हम सीखेंगे। तो ज्ञात से अज्ञातम प्रति वो पूर्व ज्ञान पर आधारित है, और पूर्व कक्षा का ज्ञान इस पूर्व ज्ञान का मतलब होता है। अब प्रश्न आ जाए कि शिक्षण भवेत्, शिक्षण होना चाहिए, तब तो आपका उत्तर होना चाहिए सरल से किसकी ओर? कठिन की ओर। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए, तो उत्तर क्या आएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि प्रस्तावना किस पर आधारित होती है? सरल से कठिन की ओर। अब यही अंतर है इसमें प्रस्तावना में और शिक्षण में। शिक्षण जब करवाया जाता है शुरू से प्रस्तावना बिना निकाले हुए, तो वहां पे पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, सीधा ही को पाठ जो लेसन है वो शुरू करवा देते हैं। प्रस्तावना निकाल के उस लेसन को करवाते हैं, तो इसका मतलब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वहां पे पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना, प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना पाठ के प्रारंभ में निकाली जाती है। पूर्व ज्ञान की जानकारी हेतु बच्चे को इस विषय के बारे में कितना ज्ञान है इसको जानने हेतु पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना में अधिकतम 4 या 5 प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, और प्रस्तावना की प्रश्नों में क्रमबद्धता होती है। प्रस्तावना का अंतिम जो प्रश्न होता है वो किस प्रकार का होता है? समस्यात्मक होता है। अब जैसे मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको प्रस्तावना की, सबसे पहले हम पूछेंगे कि संधि क्या होती है, तो बच्चा बताएगा कि वर्णों से वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो हम पूछेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो बालक उत्तर देंगे संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो बालक उत्तर देंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे बोलेंगे 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की कौन कौन सी होती है? वो नाम आ जाएंगे। उसके बाद हम पूछेंगे यण संधि का सूत्र कौन सा होता है, तो हो सकता है बच्चा है वो एकदम स्तब्ध हो जाए, रुक जाए। तो वहां पे हम अब वो चीज तो वो जानता है, तो वहां से शुरू करेंगे हम कि आज हम इस विषय के बारे में, यण संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, या विस्तार से हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें उसके लिए ज्ञात थी, और यण संधि है, यण संधि का सूत्र है वो इसको ज्ञात नहीं है, वो अज्ञात है, वो अपने को पढ़ाना है। तो प्रश्न आ जाए शिक्षण कैसे होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। और प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए? तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, अर्थात ज्ञात से कौन से सूत्र की ओर? अज्ञात सूत्र की ओर प्रस्तावना है वो चलती है, प्रस्तावना काम करेगी। अब एक बात यहाँ पे और ये और भी है कि सरलात् कठिनम प्रति और ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, इनमें भी कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा है कि जो चीज ज्ञात है, जो चीज बालक को आती है, वो अपने लिए क्या है? सरल है। अगर हमको ये कह दे कि महाराणा प्रताप याद करके आना है, तो हम याद कर लेंगे, क्योंकि वो अपने को पहले देखा हुआ है, वो अपने को थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जानते हैं, वो अपने को सरल लगेगा।
अब अपने को कहते हैं कि अमेरिका का इतिहास है वो याद करना है, तो अपने को वो क्या लगेगा, कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, अज्ञात है। यानी जो चीजें अपने को पूर्व में थोड़ा बहुत जिसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, वो हमारे लिए सरल है, और जिसके बारे में ज्ञात नहीं होता, जिसके बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, वो बच्चे के लिए क्या होता है, कठिन होता है। तो शिक्षण हमेशा सरल से कठिन की ओर, और प्रस्तावना है जो है वो हमेशा ज्ञात से किसकी ओर, अज्ञात की ओर। अब देखते हैं पूर्णात अंशम प्रति, पूर्णात पंचम अंशम प्रति। अब इस पे पूरी की पूरी पाठ योजना है वो आधारित है। पाठ योजना आधारित होती है किसपे, पूर्णात अंशम प्रति, चाहे इकाई हो, चाहे दैनिक पाठ योजना हो, चाहे वार्षिक पाठ योजना हो। और एक बात और बता देता हूं मैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का सिलेबस जारी करता है। जो आप किताब लेते हो ना, किताब में सबसे पहले रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लैंग्वेज, इस प्रकार से सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है। वो किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण से किसकी ओर है, अंश की ओर है। कोई भी किताब ले, वहां पे जो सिलेबस दिया हुआ है वो किसकी ओर, कौन सा रूप है उसका, पूर्ण रूप है। अंश कौन से है उसके अंदर जब जाएंगे वो चीजें क्या है, उसकी अंश है। उस सिलेबस को पढ़ना कि इसमें चीजें क्या है, वो उसका क्या है, अंश है। पूरी की पूरी पाठ्य योजना किस पे आधारित होती है, पूर्णात अंशम प्रति। ये सूत्र किसने दिया सर, ये सूत्र दिया था जी गेस्टाल्टवादियों ने। ये सूत्र किसके देने हैं, गेस्टाल्टवादियों के देने। अब गेस्टाल्टवाद में कौन आते हैं, तो थोड़ा सा अपने को साइकोलॉजी का ध्यान, साइकोलॉजी की जानकारी, साइकोलॉजी की जानकारी अपने को आवश्यक है कि साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा कि गेस्टाल्टवाद कहां से आया, क्या चीज होता है गेस्टाल्टवाद, इसमें क्या चीज है, आखिर ये माजरा है क्या। ये प्रश्न आ चुका है रीट 2015 में और सेकंड ग्रेड में भी कि पाठ्य योजना किसकी देन है, गेस्टाल्टवाद की। और ये प्रश्न भी आ चुका है कि पाठ्य योजना है वो आधारित होती है पूर्णात अंशम प्रति कह दो, चाहे स्थूल से सूक्ष्म प्रति कह दो, बात एक ही है। देखो गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है समग्र, या संपूर्ण। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है समग्र या फिर क्या होता है, संपूर्ण। अब देखो यहां से इस बात का औचित्य क्या है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है वो समझाते हैं थोड़ा सा। पाठ्य योजना किसकी देन है, पूर्णात अंशम प्रति, गेस्टाल्टवाद की देन है, इस सूत्र पर आधारित है। समग्र का मतलब क्या है, संपूर्ण। यहां पे अपने को याद करना पड़ेगा, गेस्टाल्टवाद में एक सिद्धांत दिया हुआ है जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों का, जिसमें थे शामिल कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, उन्होंने सुल्तान चिंपांजी पर प्रयोग किया था और उसको एक बंद कमरे में बंद कर दिया था, बॉक्स में बंद कर दिया था, और ऊपर छत पे लटका दिए थे केड़े। हालांकि वो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें एक सुल्तान चिंपांजी का एक था जो वहां पे लपक करके, पहले वहां पे एक स्टॉल है, मेज है, वो आता है, उसके घूमता है, लेकिन उसको कोई सीधा सूझ नहीं है उसके पास। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो उसको देखता है, उसको परखता है, फिर उसके बाद में एक डिब्बा रखता है और उसके बाद में वो चढ़ करके वो केलों को तोड़ लेता है। इसी प्रकार अपने बच्चे में होता है, बच्चा पूर्ण रूप को चीज देखता है, पहली चीज समग्र रूप को देखता है, उसको सूक्ष्म चीज का पता नहीं है, उसको उसके अंशों का पता नहीं है। जैसे हमारे ऊपर एक बल्ब जल रहा है, तो बच्चा यहाँ पे सोया हुआ है, वो केवल और केवल ये चीजें देख रहा है कि ये बल्ब है वो जल रहा है, बुझ रहा है, उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पे कौन सी धातु की इसके अंदर तार लगा हुआ है, इसमें लाइट आ रही है तब ये जल रहा है, लाइट गई तब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। उसको इन चीजों से मतलब नहीं है, उस चीज को ज्ञान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अपना शिक्षण होना चाहिए कि बच्चे को पहले पहले बड़ी बड़ी चीजें बताई जाए। यानी कोई भी पाठ, कोई भी लेसन या कोई व्याकरण का अध्ययन करवाएं तो पहले उसके बारे में बड़ा बड़ा नॉलेज है वो उसको दिया जाए, मोटी मोटी बात है वो कहने का मतलब हो गया बताई जाए, उसके बाद में उसको सूक्ष्म चीजों पे ले जाए ताकि वो उस वातावरण का आदी हो जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं जो अक्सर मैं कोचिंग क्लास में आपको बता भी चुका हूं कि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है इस सिद्धांत का। कैसे कि मेरा एक दोस्त था काशीराम शर्मा, उनकी एक बच्ची थी छोटी सी जिनका नाम था चेष्टा, और वो अध्ययन किया करते थे, पढ़ा करते थे सेकंड ग्रेड, जब 2016 की तैयारी किया करते थे। तो वहां पे वो बच्ची है, वो खेल रही थी बेड पे और उसके हाथ में गेंद थी। अचानक उसकी गेंद है वो उसके हाथों से छूट करके और उस बेड के नीचे चली जाती है। अब वो बच्ची है, वो रोती है, हमारे पास आती है, लेकिन हमने उस समय उसका ध्यान नहीं किया था। तो वो बच्ची है, वो चली जाती है और वो जो पलंग है, वो जो बेड है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। कहने का मतलब उसका समग्र रूप से वो उसको परखती है। उसके बाद में अचानक उसके दिमाग में सूझ पैदा होती है और वो क्या करती है, एक झाड़ू लेती है और झाड़ू से
उस बॉल को नीचे से क्या कर लेती है, निकाल देती है। तो कहने का मतलब ये सूझ पर आधारित है। अब उसकी सूझ काम हो रही है। सबसे पहले उसने ये नहीं सोचा था कि ये गेंद है वो झाड़ू से बाहर आ जाएगी तो रो क्यों रही है। इसलिए कहने का मतलब, इसलिए इसका मतलब हो गया कि बच्चा है वो पहले पूर्ण चीज देखेगा, पहले स्थूल चीज देखेगा और उसके बाद में उसको अंशों का पता होगा। तो शिक्षण में भी अपने को यही करना चाहिए कि सबसे पहले पूर्णाकार रूप से, समग्राकार रूप में बड़ी बड़ी मोटी मोटी उससे रिलेटेड बातें हैं उस अपने सामने, उसके सामने रखनी चाहिए। उसके बाद में उसके अंशों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये सिद्धांत पाठ्य योजना भी इसी पे आधारित होती है। तीनों प्रकार की पाठ्य योजनाएं, पूरा का पूरा जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या जारी करवाता है, चाहे कोई हमारा भी रीट का सिलेबस अगर सरकार की ओर से जारी होगा तो वो भी पाठ्य योजना पर आधारित होता है। 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जितनी किताब देखोगे उसके प्रारंभ में जो अनुक्रमणिका दी हुई है, विषय सूची दी हुई है, वो भी किस पे आधारित है, इसी सूत्र पे आधारित होती है। तो ये किसका दिया हुआ है, गेस्टाल्टवाद का दिया हुआ है। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या है, साइकोलॉजी में प्रश्न आ सकता है। समग्राकार, पूर्णाकार जिसे कहते हैं, और वो किसका चीजें हैं वो बताते हैं पूर्ण से अंश की ओर, यानी मनुष्य में क्या है, सूझ है वो उत्पन्न होती है समस्या आने पर। संपूर्णाकार सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, जिसके परिचय 3 है, कोहलर, कोपका और वृद्धिमर। अब देखिए उदाहरणार्थ नियमन प्रति। अब ये सूत्र है वो व्याकरण के लिए खास उपयोगी है, व्याकरण के लिए खास उपयोगी है, चाहे इसको उदाहरण से नियम कहता। अब देखो यहाँ पे, तभी तो मैं कह रहा था ना कि व्याकरण के सूत्र है, ये इसके शिक्षण के सूत्र है वो बिल्कुल सरल है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। किस प्रकार से, उदाहरणार्थ नियम प्रति और आगमनात् नियम प्रति और विशेषात् सामान्य प्रति, इन तीनों सूत्रों को हम एक साथ समझते हैं एक ही बार में। देखो क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। अब उदाहरण और नियम गद्य में हो नहीं सकते, पद्य में हो नहीं सकते, तो होंगे किसमें, नाटक में हो नहीं सकते, अनुवाद में हो नहीं सकते, तो होंगे किसमें, उदाहरण से नियम की ओर, व्याकरण में ही होंगे। तो वो व्याकरण को पढ़ाने के लिए उदाहरण से नियम, और ये तो प्रचलित विधि है ही, आगमन से किसकी ओर, निगमन की ओर। पूरा का पूरा साइंस है वो इस नियम में आ जाएगा, और मैथ है वो इसमें आ जाएगी, और संस्कृत के तो आते आते हैं क्योंकि इसमें सूत्र हैं और नियम है। देखो उदाहरण से किसकी ओर चलना है, नियम की ओर। आगमन से किसकी ओर चलना है, निगमन की ओर। सबसे पहले ये चीज क्या कराए कि अध्यापक है वो बच्चे को क्या कराए, सबसे पहले उदाहरण। उदाहरण जैसे मैंने करवा दिया विद्यालय, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करवा दिया, विद्यालय। इसके बाद में इसमें नियम हम लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा, विद्या प्लस आलय। हम यहां पे बताएंगे आकह सवर्णे दीर्घ, यहां पे क्या लगा है, सूत्र लगा है। यहां पे अकह सवर्णे क्या लगा है, दीर्घ सूत्र लगा है। तो ये गर्मी बहुत है अभी आज। हाँ, तो हमने उदाहरणार्थ नियम प्रति सूत्र कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने जैसे लिख दिया विद्यालय। अब हम बताएंगे कि बेटा इसमें विद्या प्लस क्या है, आल्य है। इसमें संधि हुई है कौन सी, अकह सवर्णे दीर्घ, यही हुआ, ये उदाहरण है और ये क्या है, नियम है। अब देखो यही पूर्ण रूप है और यही इसका क्या है, अंश है। तो ये सूत्र भी आधारित हो गया किस पर, पूर्ण से अंश पर। यही विशेष होता है, सामान्यीकरण ये रूप होता है इसका। यही आगमन होता है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण में जब जाओगे तो विधि लगेगी आगमन से किसकी ओर, निगमन की ओर। आगमन विधि है वो चलती है किसकी, कैसे, उदाहरण से किसकी ओर, निगमन की ओर। यानी व्याकरण शिक्षण करवाते समय सबसे पहले सरल सरल उदाहरणों का क्या करना चाहिए, अपने को चयन करना चाहिए। व्याकरण शिक्षण करवाते समय सबसे पहले सरल उदाहरणों का चयन करना चाहिए। सबसे पहले सरल उदाहरणों करो, उसके बाद में उसको क्या बताने चाहिए, नियम बताने चाहिए कि बेटा ये चीज है वो क्या हुई है, इस प्रकार हुई है, उसमें ये नियम लगा है। अब इसीलिए ये उदाहरण से नियम की ओर और आगमन से निगमन की ओर और विशेष से सामान्य प्रति, ये चीजें सारी की सारी एक है। सबसे पहले विशेष का मतलब हो गया, सबसे पहले विशेष चीजें यानी मोटी मोटी चीजें हैं वो करवाइए, उसके बाद में उसको सामान्य चीजों की जानकारी दीजिए। तो उदाहरण से नियम की ओर, आगमन से उदाहरण से नियम की ओर, आगमन से नियम की ओर, विशेष से किसकी ओर, सामान्य की ओर। ये सारे हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है, एक ही धुरी के चट्टे बट्टे हैं वो सूत्र हैं।
पर इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। आगमन से निगमन की ओर, ये सूत्र मैं आपको जब व्याकरण शिक्षण की विधि अपनी चलेगी तो और भी विस्तृत रूप से यहां वहां पे करवाया आपको जाएगा। अब सूत्र देख लेते हैं अपना लास्ट, अनुभवात तर्कम प्रति। अनुभव क्या होता है, तर्क क्या होता है? अनुभव क्या होता है, तर्क क्या होता है? अनुभव का मतलब होता है अपने को साइकोलॉजी पे आधारित, मनोविज्ञान पे आधारित और आसपास के जो अनुभव है वो सबसे पहले बच्चे को प्रोवाइड करवाने हैं, बच्चे को याद करवाने हैं। उसके बाद में उसको क्या करना है, नियम से तर्क की ओर ले जाना है, उसको नियम। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये तो क्या हो गया, अनुभव का अपना वातावरणीय ज्ञान हो गया, और ये चीज क्या हो गई, तर्क। तर्क का मतलब यहाँ पे नियम हो गया, तर्क का मतलब नियम हो गया। और ये आपके साइकोलॉजी में लगता है ना, वो एक पियाजे है, वो तर्क वितर्क करने की एक कौन सी एज बताता है, फॉर्मल एज जिसको कहा जाता है। 4 प्रकार की बताता है ना वो, संवेदी पेशी है और औपचारिक और फिर कंक्रीट एज, और उसके बाद में ये अनुभव तर्क वाली एज जिसको हम फॉर्मल एज कहते हैं प्याजी की भाषा में। और बुद्धि को एक वो नाम देता है नया स्कीमा, वो बहुत प्रचलित है, वो बहुत बार आता भी है। अनुभवात तर्कम प्रति का मतलब यहाँ पे हम कर रहे थे, तो अनुभव क्या होती है, अनुभव का मतलब हो गया वातावरणीय, अपने पास अनुभवों का जो संगठन है वो उनको पहले याद करवाना है, उनके बारे में वातावरण के रूप में, यानी उसके इर्द गिर्द के उदाहरण है वो अपने को देने हैं। उसके बाद में वहां पे उसको क्या बताना है, नियम बताना है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक जिसमें सूत्र मेन रूप से याद रखने वाली बात 5 4 ही है, बाकी सूत्र है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था सरलात कठिनम प्रति, सरल से किसकी ओर, कठिन की ओर। तो इसमें से तो एक ही प्रश्न बनता है कि सरल सबसे शिक्षण कैसे होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले सरल सरल बातें सिखाई जाए, उसके बाद में कठिन बातें सिखाई जाए, इसके बाद में ज्ञात से ज्ञात प्रति। शिक्षण सरल से कठिन की ओर चलेगा तो ये खास करके प्रस्तावना में निकलता है, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पे आधारित होती है। इसका अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, इसमें लगभग 4 या 5 आपके प्रश्न होते हैं, जिसमें सबसे पहले पूर्व ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए कि बच्चा कितना जानता है। उसके बाद में उसके लिए अज्ञात क्या चीज है, उसके लिए कठिन क्या चीज है, वो उसको पढ़ानी चाहिए। तो प्रस्तावना है वो ज्ञात से अज्ञात पर आधारित है, और शिक्षण है वो सरल से किस पे आधारित होगा, कठिन पे आधारित होगा। इसके बाद में पूर्णांक अंश संप्रति, ये आपको भाई बता दिया, चाहे तो इसको पूर्ण से अंश कह लो, चाहे इसको स्थूल से क्या कह लो, सूक्ष्म कह लो। यानी कहने का मतलब हो गया कोदरकोप का वर्दीमल वाला सिद्धांत गेस्टाल्टवाद की ये देन है, और ये पाठ्य योजना किस पे आधारित है, पूर्णांक अंश संप्रति सूत्र पर आधारित है। ये प्रश्न कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे, यही मैं गारंटी से आपको बात कहता हूं। उदाहरणार्थ नियम प्रति, सबसे पहले उदाहरण कराओ, उसके बाद में उसको क्या बताओ, नियम बताओ। आगमन से नियम प्रति, ये बिल्कुल ऐसी चीज है, सबसे पहले आगमन विधि से फिर निगमन, यानी दोनों विधियों का प्रयोग करो। ये व्याकरण शास्त्र में ज्यादा महत्व है, इसलिए व्याकरण शास्त्र में इसका जो हम विधियां करेंगे तब व्याकरण शास्त्र में इसको और अधिक विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। विशेषात सामान्य प्रति, सबसे पहले विशेष का मतलब हो गया सबसे पहले मोटी मोटी चीज बताओ, उसके बाद में उसको छोटी यानी सूक्ष्म चीजों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट अनुभवात तर्कम प्रति, यानी पहले अनुभव यानी वो अनुभव है, इर्द गिर्द के वातावरणीय उदाहरण यानी मनोविज्ञान पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सरल उदाहरणों के द्वारा अनुभव दिए जाए, उसके बाद में उसको तर्कों में बदला जाए या नियमों में बदला जाए। तो ये टॉपिक था अपना शिक्षण सूत्र, सबसे सरल सबसे सहज टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझोगे तो याद हो जाएगा। फिर भी अगर 2-3 बार इसको वीडियो के देखोगे, एक आधी किताब से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, तो ये चीजें हैं वो आपको याद हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।